Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan, and we were discussing the chapter Lifelines of National Economy, in which we were discussing about the means of transport especially. So we have discussed the roadways and railways, and now our next means of transport is pipelines. Let's see. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया देखें तो पाइपलाइंस एक नई अराइवल है वहाँ पर. इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्री. पहले तो सिर्फ चार हुआ करते थे. कौन कौन से? रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. बट पहले पाइपलाइंस हुआ करती थी, बट किस लिए होती थी? हम उसको पास्ट में यूज़ करते थे वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ तक. सिटीज़ में भी ट्रांसपोर्ट करते थे वाटर और इंडस्ट्रीज़ में भी. नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज. तो हम जो है अब क्या क्या में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल को, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, नेचुरल गैस होती हैं, इन सब चीज़ों को फैक्ट्रीज़ और थर्मल पावर प्लांट में, रिफाइनरीज में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. सॉलिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी. बहुत सी सॉलिड चीज़ें भी हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर वो स्लरी फॉर्म में हो तो हम अगर उसे स्लरी फॉर्म में कर दें, यानी कोई घोल तैयार कर दें लिक्विड फॉर्म में उसको लाके. The far inland location of refineries like Barauni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plant could be thought of only because of pipelines. कह रहे हैं अगर ये जो रिफाइनरीज हैं जो मैंने आपको प्लेसेस बताई वहाँ की, जो कि इनलैंड से बहुत दूर है, मतलब बाहर के इलाकों में काफ़ी, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे अगर पाइपलाइन नहीं होती. यानी अगर वो चल रही हैं, अगर वो सारी चीज़ें जिंदा हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, तो वो पाइपलाइंस के थ्रू ही सर्वाइव करें. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम. जब आप पाइपलाइन डालते हैं किसी ज़मीन पे, किसी जगह पे, तब तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है उस टाइम पर पाइप्स लगाने में, पाइप्स बिछाने में, बट जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो कम है, मिनिमल है. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज. और जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज हुआ करते थे या डिले हो जाता था टाइम में, तो ये उसको भी ख़त्म कर दिया है पाइपलाइन ने. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री. हमारी कंट्री में तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क है. कौन से हैं देखते हैं. फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. तो असम से कानपुर तक ऑयल फील्ड जो है उसमें ऑयल जा रहा है, तो किस रास्ते से होकर जा रहा है वो? गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से. इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. तो ये जो है इसकी ब्रांचेस भी बता दी हैं इन्होंने. और ये आपको इंडियन रेलवे का मैप है. नेक्स्ट देखते हैं. फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. तो दूसरी है हमारी सलाया इन गुजरात से पंजाब तक, गुजरात से पंजाब तक, सलाया से जालंधर तक. और किस रास्ते से होकर जाती है? विरामगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत से. और इसकी जो ब्रांचेस हैं टू कनेक्ट आर कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस. थर्ड वन इज गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजिरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश. तो गुजरात से उत्तर प्रदेश के लिए, हाजिरा से जगदीशपुर. और ये किन रास्तों से होकर आती है? वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश एंड इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहानपुर, बबराला एंड अदर प्लेस इन उत्तर प्रदेश. यस, I think pipelines are clear to you. Now we'll study about the waterways. This is also the oldest one. Since the immemorial, India was one of the seafaring countries. कह रहे हैं जब हमें याद भी नहीं होगा वक्त, या हमें टाइम याद नहीं है, तब से जो है हमने देखा है इंडिया को एक सी फेयरिंग कंट्री के रूप में, या सी या वाटरवे को यूज़ करते हुए. इट्स सीमेन sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. तो कह रहे हैं यहाँ के जो सी मैन हैं वो सेल करते हैं चीज़ों को, कॉमर्स कर पाते हैं, चीज़ों को कैरी करके इधर से उधर. सेलिंग और परचेजिंग वाला जो वर्क होता है, चाहे वो पास करना हो चाहे वो दूर करना हो, वो सब डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटरवेज एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स.
कोई भी हैवी और बल्कि गुड्स अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो और वाटर वो इसके थ्रू कर सकते हैं. इट हैज़ अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ये फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाला ट्रांसपोर्ट है अगर हम बात करें तो. दे सॉरी India has inland navigation waterways of 14,1500 किलोमीटर इन लेंथ. अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन पे कितने किलोमीटर तक पानी है या कितना है 14,1500 किलोमीटर की लेंथ तक. आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविजेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स. कह रहे हैं पर इसमें से जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने लायक जितना पानी है जितना आप ट्रैवल कर सकते हैं सेल कर सकते हैं नेविगेबल जो है वो है 5,685 जहाँ पर मैकेनाइज्ड वेसल चल रहा है. मैकेनाइज्ड यानी वही मोटर से चलने वाली जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको मैकेनाइज्ड वेसल्स कहा जा रहा है यहाँ पे. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट. और कुछ जो है नेशनल वाटरवेज भी हैं जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करे हैं. देखते हैं वो कौन से हैं. द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया. द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी. द वेस्ट कोस्टल कनाल इन केरला चंपाकर्रा canals. NW number National Waterways number 3. Now, specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada Puducherry stretches of canals, specified stretches of river Brahmani along with Matai river delta channels of Mahanadi. Yes, these were some important ones. And Brahmapati river in East Coastal Canal. Number 5. Now there are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. हमारे कुछ और inland waterways हैं जो substantial transportation के लिए यूज़ होते हैं. These are Mandavi, Zuari and Kambarjua, Sundarbans, Barak, backwaters of Kerala and tidal stretches of some other rivers. Apart from these, India's trade with foreign countries is carried from the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume is moved by sea. 68%. तो कह रहे हैं इसके अलावा भी जो इंडिया की ट्रेड होती है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो पोर्ट्स पर होती है. कोस्ट के पास जो पोर्ट लोकेट होते हैं. और 95% जो कंट्री की ट्रेड है और 68% इन टर्म्स वैल्यू है वो सी के थ्रू होती है. गुड इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेजर सी पोर्ट्स with a long coastline of 7,516.6 km. India is dotted with 12 major and 187 notified non-major ports. तो मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स कितने हैं आप देख सकते हैं. 12 मेजर हैं और 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर. दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड. और मेजर पोर्ट्स जो है वो 95% इंडिया की फॉरेन ट्रेड देखते हैं. कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट. तो कांडला जो कच्छ में है वो फर्स्ट पोर्ट था इंडिपेंडेंस के बाद जो बना था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो ईज हो पाए जो मुंबई पोर्ट की है. इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन कि पहले कराची था फिर वो डिवाइड हो गया पाकिस्तान. कांडला इज़ अ टाइडल पोर्ट. कांडला एक टाइडल पोर्ट था. इट केटर्स टू द convenient handling of export and import of highly productive granary and industrial belt. क्या दिखता है कन्वीनियंट हैंडल हो सके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके जो हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी है यानी वही वेजिटेशन वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो जो है वो अच्छे से एक्सपोर्ट हो सके इंपोर्ट हो सके. इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है stretching across the state of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. तो इंडस्ट्रियल बेल्ट इन्होंने कहा स्ट्रेच करती है इन जगहों पे. मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. मुंबई का पोर्ट जो है वो एक बिगेस्ट पोर्ट है जहाँ पे बहुत स्पेस है नेचुरल है वेल शेल्टर्ड हार्बर. हार्बर यानी बंदरगाह है वहाँ पर. The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. कह रहे हैं नेहरू पोर्ट बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लान किया गया था कि जो भीड़ है या कंजेशन है मुंबई पोर्ट पे उसको कम करा जा सके.
मारबंगो पोर्ट गोवा इज़ द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट। तो जो गोवा का पोर्ट है जिसका नाम है मोरमांगो पोर्ट, वो प्रीमियरली किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है? आयरन को। आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री कहते हैं उसे। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर एक्सपोर्ट। और 50% जो एक्सपोर्ट होता है यहीं से होता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। और मैंगलोर पोर्ट भी आयरन के लिए ही बनाया गया है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो कोची भी एक एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है जहाँ पे बंदरगाह भी है। Moving along the east coast, you would see the extreme southeastern port of Tuticorin। और अगर आप आगे बढ़ेंगे ईस्ट की साइड में तो हम देखेंगे कि एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ट्यूटिकोरिन जो तमिलनाडु में है। दिस पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर, यहाँ पर भी नेचुरल हार्बर है, बंदरगाह है एंड रिच हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड यानी आसपास की जो लैंड होती है। Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. और यहीं से जो है हम आसपास की जो कंट्री हैं वहाँ पे easily एक्सेस कर पाते हैं। अबाउट एंड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, और जो इंडिया के कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो चेन्नई का नंबर मुंबई के बाद आता है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। विशाखापट्टनम जो है एक बहुत ही डीपेस्ट लैंड लॉक्ड यानी बाकी जगहों पे मतलब ज़मीन है, अच्छा है एरिया और वेल प्रोटेक्टेड भी कहा जाता है। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। और ओरिजिनली इसको कंसीव करा गया था आयरन और एक्सपोर्ट के लिए। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और जो उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है वो भी आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए माना जाता है। कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। और कोलकाता के अंदर कोलकाता जो है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। Yes, being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. फिर हल्दी पोर्ट भी इसलिए बनाया गया था कि कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर कम करा जा सके। Hope this much is enough for today's session, and tomorrow we'll discuss about the airways. And if you have watched the complete video, then don't forget to hit the like button, subscribe the channel and share with your friends. Till then, take care. Bye.